बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3 को, जो कि बेस करेगा चैप्टर नंबर 13 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है 1 into 10 raised की पावर 9 electrons pass through a conductor in 10 microseconds. The current in microampere through that conductor is। हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं। ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकल आएगी। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टाइम है, और हमने मेजर क्या करना है? हमने मेजर करंट करना है इन माइक्रो एम्पेयर्स। देखिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू द क्यू बाई टी। चार्ज की वैल्यूज नहीं थी, डेट से हमने यहां पर इस फार्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई किया, डेट इज n टाइम्स E ओवर टी, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज लगा दें, 1 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 ये गिवन डाटा था। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आप सबको पता होता है, उसकी वैल्यूज लगाइएगा। टाइम 10 माइक्रो सेकेंड्स था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.6 1 से मल्टीप्लाई होकर 1.6 ही हो जाएगा। डेट इज 10 रेज़ की पावर प्लस 9 और माइनस 10 हो गए। यहां पर 10 रेज़ की पावर प्लस 1 और 10 रेज़ की पावर माइनस 6 कितने बचे थे? 10 रेज़ की पावर माइनस 5, और अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो डेट से आंसर हुआ 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 5 एम्पेयर। हमें आंसर माइक्रो एम्पेयर में देना है, तो डेट्स वाई अब यहां पर हमारे पास माइक्रो एम्पेयर कैसे कन्वर्ट होगा? ये अगर मैं 16 कर दूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो गया? माइनस 6 एम्पेयर, डेट इज माइक्रो एम्पेयर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? दिस वन इज 16 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हेन विल 5 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ऑप्शन ए है व्हेन 5 एम्पेयर मूव थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। करंट और वोल्टेज की वैल्यूज दी गई, ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है जिससे हम चार्ज मेजर कर सकें। ऑप्शन बीटा है व्हेन अ पावर ऑफ 5 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 सेकेंड। पावर और टाइम का फैक्टर है, पावर और टाइम को डिवाइड करके हम एनर्जी तो ले सकते हैं, चार्ज नहीं। ऑप्शन चार्ली है व्हेन द करंट इज 25 मिली एम्पेयर फॉर 200 सेकेंड। करंट और टाइम गिवन है, यहां से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज बराबर होता है I इंटू टी के। 25 मिली एम्पेयर, तो मिली की जगह उसका प्रीफिक्स यूज किया। 200 यहां पर टाइम दिया गया था। ये दो जीरोस और ये -3 हमारे पास यहां पर बन जाएंगे 10 रेज़ की पावर -1, और ये 2 को हम अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 हो गया। तो डेट से हमारे पास यहां पर 5 कूलम निकल आएगा, बिकॉज ये एक जीरो 10 रेज़ की पावर -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 कूलम को। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, उसमें भी करंट और टाइम की वैल्यूज दी गई है। करंट 10 एम्पेयर है, टाइम 10 सेकेंड है, तो डेट से 100 कूलम आंसर यहां पर निकल रहा है। हमने ऐसी ऑप्शन देखनी थी जिसमें चार्ज की वैल्यूज 5 कूलम आएगी, तो डेट से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन अल्फा, चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयंस। तो हमने पढ़ा कि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन ही होते हैं, तो डेट से ये ऑप्शन ठीक है। हमने नॉट ट्रू ऑप्शन ढूंढनी है। चार्ज कैरियर इन गैस एंड प्लाज्मा आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन है चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर आयंस एंड होल्स। तो हम डिस्कस कर रहा है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, आयंस और होल्स नहीं। तो डेट्स वाई जो नॉट ट्रू ऑप्शन है वो चार्ली ही है, तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 4 रेजिस्टेंसेस 4 ohm, 6 ohm, 9 ohm and 11 ohm are connected as shown to a battery of EMF of 4 volt and negligible internal resistance. Now the value of the VD minus VB is। आपके पास पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए, रेजिस्टेंसेस गिवन हैं, आपने VD माइनस VB कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला ध्यान में रखिएगा, वही फार्मूला से हम पहले पोटेंशियल एट B कैलकुलेट करेंगे, देन पोटेंशियल एट D कैलकुलेट करेंगे, देन इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। देखिएगा हमारे पास ये पॉइंट B है। अगर ये पॉइंट B है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक एक हमारे पास आर्म बना हुआ इसका, और ये सेकंड आर्म है। आपको नजर आ रहा है ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब
यहां से यहां तक भी 4 वोल्ट ड्रॉप होगा और इस जगह से यहां तक भी कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, डेट इज आल्सो द 4 वोल्ट। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब VB क्या हो जाएगा, VB होगा इन दो पॉइंट्स का रेजिस्टेंस डेट इज 6, यहां से लेकर यहां तक की टोटल रेजिस्टेंस डेट इज 6 + 4 मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल डेट इज 4, तो ये 24/10 होगा। दिस वन इज 2.4 वोल्ट। अब हम पोटेंशियल एट डी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एट डी के लिए भी पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगा, इन दो पॉइंट की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल। तो इन दो पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना है जी 11, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 11 + 9 और हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, बैटरी पोटेंशियल से। तो 11 4 आर 44 डिवाइडेड बाय 20। 44 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होगा वो 2.2 वोल्ट निकलेगा। अब अगर मुझे VD माइनस VB करना है तो VD के पोटेंशियल से VB का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आंसर जो होगा वो 0.2 वोल्ट आ जाएगा और इस आंसर के साथ नेगेटिव का साइन भी आएगा। तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन होगी -0.2 वोल्ट, डेट इज द अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट ऑफ फिगर। हमें एक फिगर दी गई है, एक सर्किट बनाकर दिया गया, हमने वहां पर एमीटर रीडिंग बतानी है। देखिए हमारे पास अगर आप गौर से देख रहे हैं ये 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें एक रेजिस्टेंस 12 ओम की है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास 24 ओम की है। हमें सबसे पहले तो सर्किट का करंट लेना होगा, सोर्स का करंट कितना होगा। तो सोर्स का करंट क्या होगा, पोटेंशियल या आप इसे EMF ऑफ सोर्स कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे लेंगे, आपको नजर आ रहा है ये 12 और 24 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड की गई। तो डेट से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/12 + 1/24। 24 अगर एलसीएम ले लें तो ये 2 + 1 हो जाएगा, डेट इज द 3/24। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगी 24/3, डेट इज 8 ओम। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गई। तो सोर्स का करंट निकल आया 24/8 बिकॉज EMF ऑफ अ सोर्स कितना था 24, टोटल रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है 8, तो ये सोर्स का करंट है 3 एम्पियर। हमें सोर्स का करंट नहीं बताना था, हमें बताना था इस एमीटर की रीडिंग क्या है। तो इस एमीटर की रीडिंग कौन सी होगी, जो करंट यहां पर आकर इस रेजिस्टर में फ्लो कर रहा होगा। लेट्स सपोज ये I1 है, तो हमें एक्चुअली करंट मेजर करना है अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। अब करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा, करंट डिवीजन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला से अपोजिट होता है। दैट्स ए पॉइंट ध्यान में रखिएगा। करंट अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर क्या होती है, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके दूसरी जो रेजिस्टेंस होगी वो हम ऊपर लिखेंगे, दैट इज 24। इसकी टोटल वैल्यूज लेंगे 24 + 12 दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 24 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 3, ये से अगर ऑपरेट करते हैं तो दैट इज 12 और 12 को अगर हम 24 से ऑपरेट करेंगे तो दैट इज 2 एम्पियर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी 2 एम्पियर, दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 91। A wire has resistance 12 ohm. It is bent in a form of a square. The effective resistance between any two diagonal vertices of the square is. तो हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं। पहले तो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हमारे पास एक वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी दी गई है 12 ओम। हमने उससे एक स्क्वायर बनाया। तो आप सबको पता है स्क्वायर की तमाम लेंथ आपस में इक्वल होती हैं और हमें यह भी पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ में आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दिस मीन्स दैट अगर ये सारी की सारी लेंथ आपस में इक्वल होंगी तो यहां पर जो 12 ओम की रेजिस्टेंस है उसे 4 से डिवाइड करके हम किसी एक आर्म की रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो डेट्स है ये भी 3 ओम हो जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा और ये भी 3 ओम। हमें किसी एक डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है। तो किसी एक डायगोनल के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है तो आपको नजर आ रहा है ये 3 और ये 3 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इसका आंसर 6 ओम हो जाएगा। ये 3 और ये 3 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, डेट्स वाई इसका आंसर भी 6 ओम निकल आएगा। अब ए बी के क्रॉस 6 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो तो R/N, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है 6, कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं 2, तो 6/2 का आंसर क्या निकल आएगा, डेट इज 3 ओम। तो आंसर क्या हो गया, दिस वन इज 3 ओम एंड 3 ओम हमारे पास ऑप्शन होगी अल्फा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 1 एम्पियर, द करंट इन द सर्किट शोन थ्रू R will be।
हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, हमने आर में बताना है करंट की वैल्यूज क्या होगी। देखिए सर्किट इस तरह से है, आर, 2R और 2R ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सोर्स का करंट है डेट इज 1 एम्पियर। आपने बताना है आर में से कितना करंट गुजरेगा। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आपको नजर आ रहा है कि ये 2R और ये 2R ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिकल रेजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R/N। तो अगर मैं यहां पर R/N के अकॉर्डिंगली इन दोनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लूं तो 2R/2, तो आंसर कितना निकल आएगा, डेट इज R। इसका मतलब है मैं इस 2R और इस 2R रेजिस्टेंस को R से रिप्लेस कर सकता हूं। अब आपके पास ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। देखिए ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस भी R है, रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। जैसे ही करंट यहां पर आएगा तो ऑटोमेटिकली आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा। दिस मींस दैट यहां पर भी कितना करंट जा रहा होगा, 0.5 एम्पियर, और यहां पर भी कितना करंट आ रहा होगा, डेट इज आल्सो द 0.5 एम्पियर। तो R रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो किया, 0.5 एम्पियर। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई बीटा। आप इसमें करंट डिवीजन का रूल भी लगा सकते थे, ये निस्बतन आसान तरीकेकार था, दैट्स व्हाई मैंने डिस्कस इसी से किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 की स्टेटमेंट हमारे पास है जी, इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, उसमें कुछ वैल्यूज हमारे पास लेबल्ड करवाई गई, हमें R1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देखिए सर्किट डायग्राम क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ये R1 है जिसे मेजर करना है, ये दूसरी बैटरी है जिसका EMF 5 वोल्ट है, R2 की वैल्यूज 2 ओम दी गई है, इसमें करंट फ्लो करवाया गया डेट इज 4 एम्पियर। ये सारा सर्किट हमें क्वेश्चन की शक्ल में दिया गया। अब देखें हम इसमें दो तरीके से इसे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। आप यहां पर KVL अप्लाई कर सकते हैं, KVL अप्लाई करके भी आंसर निकल आएगा। ज्यादा आसान तरीकेकार है कि हम यहां पर ओहम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास V नेट किसके बराबर आएगा, I इंटू द R इक्विवेलेंट के। V नेट का मतलब क्या है, इन दोनों बैटरीज का नेट वोल्टेज लेना है। बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दैट्स व्हाई V नेट इन दोनों को माइनस करके लिया जाएगा। I आपको पता है 4 है, इक्विवेलेंट ये R1 और ये R2 आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो दैट्स व्हाई इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो इसके अकॉर्डिंगली 15 माइनस 5 4, R1 और R2 की वैल्यूज क्या थी 2, तो ये हमारे पास 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा, R1 प्लस R2, 10/4 को हम ऑपरेट करते हैं तो डेट इज 2.5, और 2.5 से ये 2 इधर आकर माइनस होगा, तो आंसर जो है वो 0.5 ओहम निकल आएगा। तो R1 की वैल्यूज निकली 0.5 ओहम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। 94 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस विद वेरिएबल स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ। करंट वोल्टेज ग्राफ का वेरिएबल स्लोप नॉन ओहमिक डिवाइसेस का होगा। तो अभी हमने सिर्फ ये चेक करना है A, B, C और D ऑप्शन में कौन कौन से डिवाइसेस नॉन ओहमिक होंगे। जो डिवाइसेस नॉन ओहमिक होंगे उनका VI ग्राफ का स्लोप भी वेरिएबल निकलेगा। ऑप्शन A है फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी बुक में ये एग्जांपल पढ़ा है कि बल्ब नॉन ओहमिक डिवाइस होता है। ऑप्शन बी है सेमीकंडक्टर डायोड, ऑप्शन बी भी ठीक है, ये भी हमारी बुकिश एग्जांपल है कि डायोड भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं। ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर्स, तो ट्रांजिस्टर्स भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस ही होते हैं। दैट्स व्हाई इन तीनों के तीनों डिवाइसेस का जो VI ग्राफ का स्लोप निकलेगा वो वेरिएबल होगा। दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। तो 94 क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है all of these. Next question है question number 95. Two wires of the same dimensions but resistivity rho 1 and rho 2 are connected in series. The equivalent resistivity of the combination is. देखिए जनरली आमतौर पर स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का आंसर फौरन से पहले रो 1 प्लस रो 2 दे देंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 होती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहां पर, देखिएगा हमारे पास दो वायर थी, इस वायर की लेंथ भी L है, ये दूसरी वायर है, इसकी लेंथ भी हमारे पास L है। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो इनकी टोटल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 2L के बराबर आ जाएगी। दैट्स ए नो डाउट R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, बिकॉज हमने इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आप सबको पता है R का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द रो L ओवर A।
तो आर इक्विवेलेंट की जगह रेजिस्टिविटी आ जाएगी इक्विवेलेंट वैल्यूज की, लेकिन अब लेंथ एल नहीं हो सकती। आपको नजर आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2l, तो डेट इज द की पॉइंट डिवाइडेड बाय एरिया। जब आप इसे एंड टू एंड जोड़ेंगे तो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी रो 1 एल ओवर ए, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी रो 2 एल ओवर ए। यहां पर एल ओवर ए कॉमन निकला, ये एल इस एल से और ये एरिया इस एरिया से कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी, ये 2 का फैक्टर इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो डेट से आंसर क्या निकलेगा रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 96 क्वेश्चन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस बिकम हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। स्ट्रेच किया इस तरह से उसका रेडियस हाफ हो गया। इफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस was 2r then the resistance now becomes। हमने थ्योरी के लेक्चर में ये बात अच्छी तरह से पढ़ी थी कि लेंथ को स्ट्रेच करने से, एरिया को स्ट्रेच करने से और रेडियस को स्ट्रेच करने से नई रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। उसमें हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, उन्हीं फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। देखिए कहा क्या गया कि रेडियस 1/2 हो गया है। हमने पढ़ा था अगर स्ट्रेच करके रेडियस में चेंज आए तो नई रेजिस्टेंस जो होगी वो n की पावर 4 इंटू आर होगी। अब यहां पर n क्या होगा, ये जो चेंज आया दैट इज n। दिस मींस दैट नई रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गई 2 की पावर 4, और हमारे पास जो पहली रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी 2r। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये 2r है, तो डेट से आंसर कितना निकलेगा 32r, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द अल्फा। 97 क्वेश्चन है, 2 electric bulbs have tungsten filament of same length. If one of them gives 50 watt and other is 25 watt, then हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। ऑप्शन अल्फा है अ 50 watt bulb has thinner filament। थिनर का मतलब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डिस्कशन करना चाह रहे हैं। बीटा ऑप्शन है 25 watt bulb has thinner filament। चार्ली ऑप्शन है both filaments are of same thickness, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिएगा आपको अच्छी तरह से पता है कि पावर जो है वो v स्क्वायर बाय r के बराबर होगी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, दैट इज द रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो रेजिस्टेंस भी एरिया के साथ किस रिलेशन में है, इनवर्स में। दिस मींस दैट ये एक्सप्रेशन हमें बहुत हद तक क्लियर कर रहे हैं कि पावर और एरिया के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब जिस बल्ब की पावर कम होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट भी कम होगा, वो निस्बतन थिन वायर होगी। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी 50 वॉट और 25 वॉट में से लीस्ट वैल्यूज क्या होगी 25 वॉट। तो 25 वॉट वाले बल्ब का जो हमारे पास फिलामेंट है वो थिन वायर का होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 क्वेश्चन है जी हमारे पास, if R1 and R2 are respectively the filament resistance of a 25 watt bulb and a 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then same voltage कीवर्ड है, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला फॉर सेम वोल्टेज क्या लिखा जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू द V स्क्वायर बाय R। दिस मींस दैट P और R में कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स। तो अगर हम P1 बाय P2 की रेशो लेना चाह रहे हैं तो ये इक्वल होगी इसकी इनवर्स रेशो के, तो R2 ओवर R1। P1 गिवन है 25, P2 गिवन है 100, दैट इज R2 ओवर R1। 25 को अगर हम 100 से ऑपरेट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो 4R2, और ये R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल आएगा, R1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R2 के बराबर होना चाहिए। दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, 3 similar light bulbs are connected to a constant voltage DC supply as shown in the figure. Each bulb operates at normal brightness and an ammeter of negligible resistance registers steady current. If we add 4th identical bulb in parallel with these 3 bulbs, what happened to the ammeter reading and the brightness of the remaining bulbs? आपसे ये क्वेश्चन दिया गया कि हम इसके साथ एक और बल्ब लगा देते हैं लाइक दैट। देखें आपको नजर आ रहा है बल्ब का कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। आप एक की बजाय दो की बजाय 3 बल्ब्स कर दें तो पहले वाली बल्ब्स की ब्राइटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जितने मर्जी बल्ब ऐड करते जाएं ब्राइटनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेट्स वाई पहले तीनों बल्ब्स की ब्राइटनेस क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एमीटर, एमीटर की वैल्यूज या एमीटर की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। देखें अगर हम फोर्थ बल्ब ऐड नहीं करते तो उससे पहले हमारे पास इस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या थी, R/3, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अगर ये आइडेंटिकल हैं, सबकी रेजिस्टेंस R होगी। 3 बल्ब हमारे पास लगे थे पैरेलल में, तो R/3। जैसे ही फोर्थ बल्ब अटैच करते हैं, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/4। तो रेजिस्टेंस पहले से बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। अगर रेजिस्टेंस कम हो गई होगी तो करंट क्या कर गया होगा, बढ़ गया होगा। तो करंट बढ़ने का मतलब है यहां पर एमीटर की रीडिंग क्या होगी, पहले से बढ़ गई। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा। बीटा ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं। बीटा ऑप्शन है एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि इस सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया था। बल्ब ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज्ड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 100 है, अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected across external resistance capital R. What is the observed potential difference across the terminal of the battery when external resistance is made equal to the internal resistance? तो देखें हमारे पास कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो गया। अगर हम EMF का फॉर्मूला लिखें तो डेट इज I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अगर हम यहां पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R की वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो ये 2IR हो जाएगा। That is the terminal potential difference. That's why अब terminal potential difference किसके बराबर आएगा, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो E/2। तो जो हमारे पास पहले वैल्यूज दी गई होगी उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो अब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 100 क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 101 क्वेश्चन है जी, द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a cell in open circuit is 2.2 volt with resistance of 5 ohm across the terminals of a cell. The terminal potential difference is 1.8 volt. The internal resistance of the cell is, हमने internal resistance of the cell कैलकुलेट करनी है। Once again हमें EMF और potential difference वाला फार्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला क्या होगा, E is equal to VT plus IR। हमें सबसे पहले I की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। I किस वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, डिवाइडेड बाय यहां पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यूज लगाएंगे। 1.8 डिवाइडेड बाय 5, तो 1.8 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.36 एम्पेयर होगा। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर रिप्लेस करना चाह रहा हूं तो पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज ले लेते हैं। VT दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा और ये I डिवाइड हो जाएगा। EMF की वैल्यूज 2.2 थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज 1.8 है, और अगर मैं I से डिवाइड करता हूं तो ये 0.36 है। इन दोनों को माइनस करें तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.36। अब इसको फर्दर ऑपरेट करते हैं। देखिए 0.4 का डेसिमल खत्म करना है तो ये 4/10 हो जाएगा। 0.36 का डेसिमल खत्म करना है तो ये 36/100 होगा। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको नजर आ रहा है ये 4 1 एंड 4 9s आर 36, ये 0 इससे कट गया तो आंसर 10/9 निकलेगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर R when connected across the cell of EMF E and the internal resistance small r is expressed as। हमें करंट का एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी भी यही फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E is equal to IR plus I into small r। I कॉमन निकला, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया, तो I की वैल्यूज क्या होगी, ये फैक्टर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो EMF डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, आप सिंपल भी कह सकते थे दैट इज द EMF डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप सबको पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं। दैट्स व्हाई इनका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया जाएगा तो दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुई चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103 है, इन द सर्किट शोन द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। याद रखिएगा रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन पूछी गई है। इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज, तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज एक्चुअली द पावर। हमारे पास अगर आप सर्किट पर गौर से देख रहे हैं EMF ऑफ अ बैटरी भी गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है। देखिए हमें पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला लगेगा I² R
वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी, तो डेट्स व्हाई सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा। हमारे पास आई क्या होगा? अभी हमने फार्मूला लिखा ईएमएफ डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4+1, तो 10/5 कितना हो जाएगा? दिस वन इज 2 एम्पियर। अब वैल्यूज लगा दीजिएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी दी गई थी? 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे? 16 वॉट। तो आंसर को हो गया हमारे पास 4 दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केवीएल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, हमने उसकी केवीएल इक्वेशंस लिखनी है। तो याद रखिएगा इसमें जो हमारे पास थ्योरी के लेक्चर में हमने जो पैरामीटर्स तय किए थे उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी इक्वेशन बआसानी लिख सकते हैं। देखिए सर्किट क्या है, ये एक सेल नंबर 1 लगा डेट इज 24 वोल्ट, R1 है, 12 वोल्ट का सेल नंबर 2 है, R2 और R3 है। ऑब्वियसली लार्जर सेल कौन सा है? 24 वोल्ट, तो इसी ने करंट की डायरेक्शन तय करनी होगी डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। करंट सेल नंबर 1 के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, तो चार्जेस जब लो से हाई पोटेंशियल पर जाएंगे तो एनर्जी गेन करेंगे, तो डेट्स व्हाई इसके पोटेंशियल के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया। करंट फ्लो करके R1 में आ गया, तो ये IR1 इसका पोटेंशियल चेंज होगा और ये साइन हमेशा नेगेटिव ही लगेगा बिकॉज रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेटर होता है। करंट फ्लो करके 12 वोल्ट वाली सेल में आ गया, इसके हाई पोटेंशियल से चार्जेस एंटर हो रहे हैं और लो पोटेंशियल से लीव कर रहे हैं। हाई से लो पोटेंशियल पर आते हुए ये एनर्जी को लॉस लेकर आएगा, डेट्स व्हाई -12। फिर IR2 सेकंड रेजिस्टर का पोटेंशियल चेंज होगा, माइनस की वैल्यूज के साथ आ जाएगा। IR3 थर्ड रेजिस्टर का पोटेंशियल चेंज होगा, इसके साथ भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन स्टैंड फॉर एनर्जी डिसिपेशन दैट इज इक्वल टू द 0, क्योंकि हमारे पास लूप क्लोज हो गया। अब इस +24 और -12 को ऑपरेट करते हैं तो यहां पर आंसर +12 बचेगा, तो डेट्स व्हाई ये आंसर भी लिखा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इफ अ सोर्स ऑफ EMF is traversed from negative to positive terminal, the potential changes is positive. If it is negative in the opposite direction is the statement of। ये किस चीज की स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए किरचॉफ्स करंट लॉ की, तो कतन नहीं। करंट लॉ में तो हम करंट की डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि टूवर्ड्स और अवे जाने वाला करंट फ्रॉम अ पॉइंट वो इक्वल होंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये वोल्टेज लॉ की भी स्टेटमेंट नहीं है, गलती से स्टूडेंट इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट थी द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। किरचॉफ्स मेश रूल, तो मेश रूल एक्चुअली हम वोल्टेज रूल ही के लिए लफ्ज बोलते हैं, तो डेट्स व्हाई ये इसकी स्टेटमेंट नहीं है। रूल फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस, तो यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ये रूल फॉर द पोटेंशियल चेंजेस हैं और इसमें हमने दो रूल्स बनाए थे, नंबर 1 थ्रू द सेल और नंबर 2 थ्रू द रेजिस्टर। तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, रूल फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। 106 क्वेश्चन है इन द सर्किट डायग्राम शोन द करंट आई विल बी। क्वाइट इजी क्वेश्चन है, आप KCL अप्लाई करेंगे और आसानी से आप अपनी इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम सर्किट पर गौर से देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये 4 एम्पियर और ये 4 एम्पियर करंट टुवर्ड्स डेड पॉइंट जा रहा है। ये सारा का सारा करंट इस पॉइंट पर आएगा। अब हमें पॉइंट Q हुई को डिस्कस करना था, तो इस साइड पर आने वाला करंट क्या होगा? द करंट मूविंग टुवर्ड्स डेड पॉइंट क्या होगा? 4+4। इससे वे कितना करंट जा रहा है? ये 2 एम्पियर, 2.6 और JI, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। ये कितना है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और इन एम्पियर्स आंसर देना चाह रहे हैं। तो ये 4+4 वो करंट है जो टुवर्ड्स डेड पॉइंट जा रहा है। अवे कितना जा रहा होगा? 2 + 2.6 + I। अगर मैं इस 4+4 को करता हूं तो ये 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 2.6 में ऐड करूंगा तो ये 4.6 होगा। ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, तो 8 - 4.6 किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज 3.4 एम्पियर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी 3.4 एम्पियर एंड दैट इज द ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वॉट 200 वोल्ट rating are connected in series to 200 volt supply, the power drawn by them will be। हमारे पास 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं, उनकी रेटिंग पावर और ऑपरेटिंग वोल्टेज गिवन है। आपने ये बताना है कि इन तीनों के क्रॉस हमारे पास कितना पावर डिसिपेशन होगा। देखें हमारे पास ये 3 बल्ब्स हैं और ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। हर बल्ब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? कैपिटल R।
इनका पावर रेटिंग का फार्मूला क्या होगा, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, और ये बता दिया गया कि इसकी रेटिंग पावर 60 वॉट है। इसकी पावर डिसिपेशन क्या होगी, दैट इज अ वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। अब हमें आर इक्विवेलेंट लेना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे लिया जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 3R। तो अब आपको ये नजर आ रहा है ये वी स्क्वायर बाय आर क्या था, पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग की वैल्यूज क्या थी, 60। इसे फर्दर किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो 20 वॉट निकलेगा। कितनी पावर डिसिपेशन कर रहे होगा, तो दैट इज 20 वॉट। अब याद रखिएगा यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको पावर डिसिपेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करनी हो तो इतने लंबे चौड़े कामों की बजाय आप सिंपल क्या करेंगे, पावर रेटिंग को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बल्ब से। कितनी पावर रेटिंग थी, 60, कितने बल्ब थे, 3, तो 60/3 आंसर 20 निकल आएगा। तो डेट्स ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिएगा। और अगर पावर डिसिपेशन थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना हो तो हम n टाइम्स ऑफ द पावर रेटेड कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 108 है, द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू 25 वोल्ट सप्लाई, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन इट इज 25 जूल पर सेकेंड। 25 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, एंड दैट इज एक्चुअली पावर। द वैल्यू ऑफ R इज, आपको गिवन क्या है, वोल्टेज, सेकंड गिवन क्या है, पावर, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो अब हम इन तीनों पैरामीटर्स का जो फॉर्मूला है वो यूटिलाइज करेंगे, दैट इज P इज वी स्क्वायर बाय R। इसका मतलब है R क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय P। वोल्टेज कितनी थी, 25, 25 का स्क्वायर में 25 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकता हूं। पावर कितनी थी, 25 वॉट। 25 से 25 कट गया तो आंसर निकल आएगा 25 ओहम। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, इट्स कंडक्टेंस विल बी। देखिए हमें सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में रेसिप्रोकल्स होती हैं, और हमें यह भी पता है रेजिस्टेंस और लेंथ में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कंडक्टेंस और लेंथ में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। अगर कंडक्टेंस और लेंथ में इनवर्स रिलेशन है तो अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, व्हाट इज द कंडक्टेंस। अगर लेंथ डबल कर दें तो इनवर्स रिलेशन कैसे जस्टिफाइड होगा, कंडक्टेंस यहां पर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुई बीटा। 1/10 क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 100 watt bulbs are first connected in series then in parallel. Each time the combination is connected to 220 volt supply, the power drawn by the combination in each case respectively will be. मैंने अभी इसे एक दो क्वेश्चन पहले ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वही फॉर्मूला अब यहां पर एप्लीकेबल होंगे। आपको पता है पावर डिसिपेशन, अगर हम टोटल पावर डिसिपेशन लेना चाह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला लिखा भी था हमने, दैट इज द पावर रेटेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बल्ब। कितने बल्ब थे, 2, कितनी पावर थी, 100, तो आंसर 50 वॉट निकल आएगा। मैंने वहीं पर बोला था अगर ये बल्ब पैरेलल लगे होते तो अब टोटल पावर डिसिपेशन क्या होती, दैट इज द n टाइम्स ऑफ P, वेयर n इज द नंबर ऑफ बल्ब्स। कितने बल्ब्स हैं, 2, पावर हर किसी की क्या है, 100, तो आंसर कितना निकल आएगा, 200 वॉट। तो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन हुई चार्ली। 111th क्वेश्चन है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन अल्फा है, सेम करंट इज सेट अप इन बोथ रेजिस्टर्स। अनइक्वल रेजिस्टर्स थे और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हूं तो सेम करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए गलत हो गई। करंट थ्रू स्मॉलर रेजिस्टर इज मोर, ऑब्वियसली जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज्यादा करंट पास करेगा, तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन बीटा है। चार्ली ऑप्शन है, करंट थ्रू लार्जर रेजिस्टर इज मोर, लार्जर रेजिस्टर में करंट ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा अपोजिशन का मतलब है करंट कम होगा, तो डेट्स ये भी गलत ऑप्शन हो गई। एनी ऑफ दीज भी गलत ऑप्शन हो गई। तो इस वक्त हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी हुई, बीटा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 112 है, 4 equal resistors when connected in series dissipated 5 watt power
if they are connected in parallel the power dissipated will be। ये अभी हम एक क्वेश्चन पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा है। हमने कहा कि हमारे पास बल्ब हो या रेजिस्टर्स हो, बात एक ही है। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेशन का फार्मूला P/N होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर डिसिपेशन का फार्मूला N × P होगा, वेयर N इज द नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करता हूं तो पावर पैरेलल डिवाइडेड बाय पावर सीरीज, ये NP डिवाइडेड बाय P/N हो जाएगा। P से P कैंसिल हो गया तो डेट इज N स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पावर पैरेलल किसके बराबर आ जाएगी, N स्क्वायर टाइम्स पावर सीरीज। हमारे पास कितने बल्ब से 4 और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका टोटल पावर डिसिपेशन क्या निकला था 5 वॉट। तो 4 की स्क्वायर क्या होगा, डेट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 80 वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हुई डेल्टा। 113 क्वेश्चन है, करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इन अ सर्किट शोन। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, हमने बताना है सेल कितना करंट ऑफर करेगा। देखें हमारे पास अगर गौर से देख रहे हैं 2 ओम 2 ओम और 2 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, तो इन सब को जमा कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा, दैट इज 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 2 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगी 1/6 प्लस 1/2, 6 एलसीएम निकलेगा दैट इज 1/3, 4/6 होगा। और मुझे अगर आर इक्विवेलेंट लेना है तो ये 6/4 ओम हो जाएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज आ गई। अब हम करंट की वैल्यूज ले लेते हैं, तो करंट किसके बराबर आएगा, करंट बराबर आ जाएगा बैटरी का जो ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज 1.5 और आर इक्विवेलेंट अभी मालूम कर रहा है 6/4। 1.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही होगा, तो 6 से कट जाएगा तो ये आंसर जो है वो 1 एम्पियर निकलेगा एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 114 क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू अ वायर in 1.5 minutes the magnitude of the charge flowing through it। हमें चार्ज की मैग्नीट्यूड बतानी है कितनी होगी। देखिए चार्ज किसके बराबर होगा I × T के। I की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर, टाइम दिया गया था 1.5 मिनट्स, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड और फिर हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 30, तो टोटल कितने सेकंड्स बना है 90 सेकंड्स। इसका मतलब है मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से, तो आंसर 180 कूलम्स निकल आएगा, दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का जस्ट फॉर्मूला आपने देखना है कौन सा करेक्ट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। यहां पर हम टेम्परेचर नहीं लगाते बल्कि टेम्परेचर का चेंज लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस पर देखते हैं तो इस वक्त हमें एक ही ऑप्शन ठीक नजर आ रही है, दैट इज द बीटा। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 115 क्वेश्चन का आंसर है बीटा। ये था जी आज का टेस्ट। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला कल हम टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।